हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बालाजी स्टडी कोचिंग चैनल पर। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि पिछली क्लास में मैंने आप सभी लोगों को चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक के जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र थे उन सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को डिस्कस कर दिया था। और साथ ही में आप सभी लोगों को सूत्रों की सीट जो है यानी सीट की पीडीएफ जो है वो भी मैंने आपको उपलब्ध करा दी है, ये आप सभी लोगों को पता है। अब उस वीडियो में आप सभी लोगों का इतना ज़्यादा मात्रा में कमेंट आया है कि सर आगे जो चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर नंबर 14 तक के महत्वपूर्ण चैप्टरों के सूत्र हैं उनको भी डिस्कस कर दीजिए, उनको भी उपलब्ध करा दीजिए। तो आज वही क्लास आप सभी लोगों के समक्ष हम लेकर आए हैं, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल में आपको जीरो से हीरो बनना है तो न्यूमेरिकल में जीरो से हीरो बनने के लिए आप सभी लोगों को फार्मूला आना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए भाई हम लोग बिना समय को लॉस किए हुए बढ़ते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं किरण प्रकाश की में यहाँ पर अगर हम बात करें तो रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत अगर हम बात करें जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको आप समझिएगा यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, है ना, थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझिएगा। अब जैसे यहाँ पर बात करें सबसे पहले स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा देखिए मैंने डार्क कर दिया, इसको हल्का कर देते हैं। ठीक है, स्नेल के नियम की अगर हम बात करें तो स्नेल का नियम आप सभी लोग जानते हैं, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है वो आपका क्या होता है, एक नियतांक होता है। और उस नियतांक को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक भी किसे कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक की बात करेंगे तो इसका मतलब है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे में पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इसका मतलब ये है। ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बटे में पहले माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम आगे बात करें, यहाँ पर देखिए भाई, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी लोगों के समक्ष। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक जब भी निकालना हो, जैसे मैं भी एक सूत्र बता चुका हूँ, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, देखिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे में पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ये क्या है, देखिए ये सूत्र है, पीछे जो होता है उसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बटे में जो आगे उसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर जैसे आपके सामने लिखा है WNG का मतलब वाटर के सापेक्ष ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक। तो पीछे क्या है, ग्लास है कि नहीं, तो सबसे पहले ग्लास का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक देखिए ANG लिखा है। फिर आगे क्या है, वाटर का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी ANW, इस तरीके से। तो WNG बराबर क्या हो जाएगा, ANG बटे में ANW। याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर गोली तल पर अपवर्तन का सूत्र, या इसे हम गोली पृष्ठ पर भी अपवर्तन के सूत्र के नाम से जानते हैं। और गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है N/V माइनस 1/U बराबर N-1 बटे में R, जहाँ U जो होती है तल से वस्तु की दूरी होती है, ठीक, और V जो होती है तल से प्रतिबिंब की दूरी होती है यानी पृष्ठ से, और R जो होता है गोली तल की वक्रता त्रिज्या होती है। ये बातें आप सभी लोगों को आना बहुत ज़्यादा जरूरी है भैया। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर आगे जानेंगे लेंस मेकर सूत्र। क्या जानेंगे भाई, लेंस मेकर सूत्र के बारे में जानेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं लेंस मेकर सूत्र होता है एक, लेंस मेकर सूत्र को हम लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं या पतले लेंस द्वारा अपवर्तन के सूत्र के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक, अभी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी तो उसमें पूछा गया था पतले लेंस द्वारा अपवर्तन के सूत्र को लिखिए 1 नंबर में। ठीक है, तो क्या होता है, 1/A बराबर N-1 है ना, 1/A बराबर है N-1, 1/R1 माइनस 1/R2। R1 पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, R2 द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। जैसे द्विउत्तल लेंस ऐसे है तो ये पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर होगी, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर की ओर होगी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। चलिए भाई लेंस मेकर सूत्र के बाद लेंस का सूत्र जो क्लास 10th में आप पढ़े थे लेंस सूत्र के नाम से जानते हैं। 1/F बराबर होता है 1/V माइनस 1/U। F होती है फोकस दूरी, V होती है प्रतिबिंब की स्थिति, U होती है वस्तु की स्थिति। ठीक है ना, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, ये आपका सूत्र होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है जहाँ पर दो लेंसों की संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होती है F जो होती है वो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होती है, और जो F1 होता है पहले लेंस की फोकस दूरी, F2 जो होता है दूसरे लेंस की फोकस दूरी होती है। ओके क्लियर, चलिए भाई आगे बात करते हैं। यहाँ पर
अब आगे लेंस की क्षमता हम लोग जानेंगे। लेंस की क्षमता जो होती है वो 1/f होती है, मतलब 1/, फोकस दूरी। किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है वो लेंस की फोकस दूरी के, हम कह सकते हैं लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेकिन फोकस दूरी अगर मीटर में दी गई, तो अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई तो लेंस की क्षमता P बराबर आपका सूत्र लगता है 100/f। ठीक है, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी जाए तो P बराबर कौन सा सूत्र लगाना है, 100/f लगाना है। क्लियर हुई इतनी बात। चलिए भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं और हम लोग क्या जानते हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता। संयुक्त लेंस मतलब दो लेंस हैं और उनकी संयुक्त क्षमता याद करना है तो जोड़ देंगे, P बराबर P1 प्लस P2, याद रहेगा। विस्थापन विधि द्वारा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर हम लोग देखेंगे तो F बराबर होता है आपका, क्या होता है भाई, F बराबर आपका होता है A² - D² बटे में 4A। जहाँ जो A होती है वो दोनों पिनों के बीच की दूरी होती है, D जो होती है लेंस की स्थितियों के बीच की दूरी होती है। हालांकि विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपके सिलेबस में नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो अगला जो मैंने आपके सामने लिखा है बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला जो सूत्र मैंने आप सभी लोगों के समक्ष लिखा है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो इसको हटा देते हैं यार, ये क्या हो गया, इसको हटा ही देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइन A प्लस डेल्टा M या डेल M/2 बटे में साइन A/2। आपको पता होना चाहिए कि जो ये आपका A है, A को बोलते हैं प्रिज्म कोण, डेल्टा M को न्यूनतम विचलन कोण बोलते हैं, N क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है, और ये सूत्र याद रखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर प्रिज्म आपका पतला है, प्रिज्म अगर आपका पतला है तो पतले प्रिज्म के लिए ज्याओं को छोड़ देते हैं। ठीक, जब ज्याओं को छोड़ देंगे तो डेल्टा M बराबर रिलेशन आ जाता है N-1 इंटू में A। N बता चुके हैं हम आपको, अपवर्तनांक है, A प्रिज्म कोण है। और कोणीय वर्ण विक्षेपण का सूत्र जान लीजिए, कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा बराबर आपका होता है डेल्टा V माइनस डेल्टा R। अपवर्तनांक के पदों में देखिए यहाँ पर दो सूत्र हैं, ये जो थीटा बराबर सूत्र है आपका, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा V, इसको थोड़ा सा रफ करके बताते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए जो यहाँ पर आपको कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा बराबर सूत्र बताया गया है डेल्टा V माइनस डेल्टा R, ये कोणीय वर्ण विक्षेपण का सूत्र है, लेकिन ये अल्पतम विचलन कोण के पदों में है। ठीक, उसके बाद आगे जो थीटा बराबर आपके सामने लिखा है NV माइनस NR। ठीक है, और इसको रब कर देते हैं, NV माइनस NR इंटू में A प्रिज्म कोण है। ठीक, NV का मतलब बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, R का मतलब लाल रंग का अपवर्तनांक। तो जब रंगों के अपवर्तनांक दिए गए हों तो कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए आप ये वाला सूत्र लगाएंगे, आई बात समझ में। और जब आपको अल्पतम विचलन कोण दिए हों तो आप ये वाला सूत्र लगाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसकी PDF आपको मिल जाएगी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब बात करेंगे प्रकाशिक यंत्र पर। किस पर बात करेंगे भाई, प्रकाशिक यंत्र पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक, प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। प्रकाशिक यंत्र में सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आपको दो स्थितियां दी गई हैं, उनके सूत्र आना बहुत जरूरी है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो M बराबर 1 + D/F होता है, जहाँ D होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, F होती है फोकस दूरी, M होती है आवर्धन क्षमता। क्लियर हुई इतनी बात, उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरी स्थिति, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो M बराबर D/F। D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लेंस की फोकस दूरी F होती है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी समझ लीजिए भाई अच्छे तरीके से, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की बात करें, दो स्थितियां ही आना जरूरी है, दोनों स्थितियों पर ही न्यूमेरिकल लगेगा। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो M बराबर -V0 बटे में U0 ब्रैकेट के अंदर 1 + D/Fe। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आपका M बराबर सूत्र क्या हो जाएगा भाई, इसको हटा दीजिए, M बराबर आपका सूत्र क्या हो जाएगा, माइनस का V0 बटे में U0 इंटू में D/Fe। अब इसका मतलब समझ लीजिए, देखिए इस सूत्र में अगर बात करें V0,
वी नॉट, नॉट ना लगा, ओ आई लगा है। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब अभिदृश्यक, अभिदृश्यक लेंस जो आपका होगा उसकी प्रतिबिंब की स्थिति, वी को प्रतिबिंब की स्थिति बोलते हैं। और यू नॉट, यू होती है वस्तु की स्थिति, नॉट लगा है यानी अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी, डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और एफ जो होती है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होती है। दो लेंस होते हैं ना, एक अभिदृश्यक लेंस होता है और एक नेत्रिका लेंस होता है। इसी तरीके से यहाँ पर वी नॉट क्या हो जाएगा, अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति, और यू नॉट क्या हो जाएगा, अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की स्थिति, और डी क्या हो जाएगी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, एफ क्या हो जाएगी आपकी, एवी फोकस दूरी हो जाएगी नेत्रिका लेंस की, क्योंकि ई का मतलब आई लेंस है ना, भूलिएगा नहीं, आप सभी लोगों को मैंने ट्रिक से समझा दिया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से खगोलीय दूरदर्शी भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें भी दो स्थितियां हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो भूलिएगा नहीं, दो सूत्र हैं, एक है m बराबर माइनस का एफ ओ अपन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपन में डी, और ये मैं बता चुका हूँ, एफ ओ का मतलब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, एफ ई का मतलब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, और कैपिटल डी जो होता है वो क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो कि 25 सेंटीमीटर होती है, हर एक विद्यार्थी को पता है। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो m बराबर आप सूत्र लगा दीजिएगा एफ ओ अपान में एफ ई, ये खगोलीय दूरदर्शी का बहुत ही पॉपुलर सूत्र है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब वेव ऑप्टिक्स पर आ जाते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में अगर हम लोग बात करें तो दो तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तीव्रता का आयाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ए बराबर अंडर रूट ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट के अंदर 2a1 a2 कॉस थीटा। a1 a2 जो है दोनों तरंगों के आयाम हैं, ठीक है, और फाई क्या है, कलांतर है। अच्छा आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में, और कुछ चीज़ों के बारे में क्या, देखिए व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, सभी लोगों को पता है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है समपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशी व्यतिकरण। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, समपोषी और विनाशी व्यतिकरण ध्यान दीजिएगा, एक समपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण है ना। समपोषी व्यतिकरण के लिए अगर कलांतर की बात करें तो 2m पाई, m की वैल्यू ये होती है, और पदांतर की बात करें तो m लैम्डा, और परिणामी आयाम आपका ये हो जाएगा, मैक्सिमम होता है। विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर का ये व्यंजक हो गया 2m-1 ब्रैकेट में पाई, m की वैल्यू ये है आपकी, आप देख सकते हैं, और पदांतर का ये सूत्र हो गया नीचे वाला, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसी तरीके से परिणामी आयाम यहाँ पर अंतर से मिलेगा आपको विनाशी व्यतिकरण में। आगे यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं प्रकाश के व्यतिकरण प्रतिरूप में एमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी जब निकालने के लिए बोला जाएगा स्मॉल एम डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ध्यान रखिएगा कि जो कैपिटल डी है ये स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी होती है, और स्मॉल डी जो होती है वो स्लिटों के बीच की दूरी होती है। लैम्डा तरंग दैर्घ्य तो आपकी हाई है, ठीक है। अच्छा एमवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी की बात की जाएगी 2m-1 डी लैम्डा बाई 2d होता है। प्रत्येक फ्रिंज की चौड़ाई, देखिए एक चीज बता दें, फ्रिंज चौड़ाई कई बार पूछी गई, दो क्रमागत दीप्त या अथवा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है वो भैया कहलाती है फ्रिंज चौड़ाई। क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। आगे हम लोग भाई बढ़े, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विवर्तन प्रतिरूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं, विवर्तन प्रतिरूप में मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, ये विवर्तन में आप लोग 2 लैम्डा बाई ए आप सीखेंगे है ना। मुख्य उच्चिष्ट रेखीय चौड़ाई, निम्निष्ठों की कोणीय स्थिति, गौड़ उच्चिष्टों की कोणीय स्थिति, ये फार्मूले आपको याद रखना पड़ेगा। ए जो होती है वो स्लिट की चौड़ाई होती है, लैम्डा जो होती है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। ये देखिए विवर्तन सूत्र, विवर्तन चैप्टर के फार्मूले हैं महत्वपूर्ण। डी तो मैं बता चुका हूँ, कैपिटल डी स्लिट से पर्दे की दूरी है। मैलस का नियम भी आप लोगों ने पढ़ा है। मैलस का नियम विश्लेषक से बाहर प्राप्त प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होती है। आई नॉट जो होती है विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बोली जाती है, और जो थीटा होता है विश्लेषक और ध्रुवक की ध्रुवण दिशाओं के बीच बना कोण होता है, ठीक है। तो ये आपका ध्रुवण चैप्टर के संबंधित कुछ न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल नहीं फार्मूले थे। आगे आपको विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में न्यूमेरिकल कुछ आने चाहिए जो प्रकाश विद्युत प्रभाव में चैप्टर में देखने को मिलेंगे आपको। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो आपका कार्यफलन है। क्या है कार्यफलन, कार्यफलन क्या होता है, देखिए जो हम प्रकाश आपतित करते हैं तो उस प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगे वो क्या कहलाता है, धातु का कार्यफलन कहलाता है। और धातु के कार्यफलन को W से व्यक्त करते हैं। W बराबर होता है H न्यू नॉट, जहाँ H होता है प्लांक नियतांक और न्यू नॉट जो होता है उससे बोलते हैं देहली आवृत्ति, है ना। और देहली आवृत्ति न्यू नॉट बराबर C अपान लैम्डा नॉट होता है। इस लैम्डा नॉट को हम बोलते हैं देहली तरंग दैर्घ्य, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना समय को लॉस किए हुए। आगे आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण भी आप सभी को आनी चाहिए। फोटान की ऊर्जा
आइंस्टीन साहब ने बताया ना कि प्रकाश होता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों बंडलों के रूप में चलता है। तो उन्होंने ये भी बताया था कि एक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो h होती है और न्यू बराबर c अपन लैम्डा होता है, इसलिए E बराबर hc अपन लैम्डा भी आप लगा सकते हैं। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ सूत्र आपको दिख नहीं रहे तो उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई आपको दिखाने की कोशिश, यहाँ पर लिखा दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर आपका होता है h अपान में भैया p। क्या होता है? h अपान में p। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अच्छा यहाँ पर आगे p बराबर mv भी होता है, h p बराबर mv होता है। mv की वैल्यू रखेंगे तो अंडर रूट गतिज ऊर्जा के पदों में तो h बटे एक सूत्र बन जाएगा अंडर रूट 2mk भी बन जाएगा गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक, तो ये डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक था। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे आपका सभी को पता है कि p कण का संवेग होता है, m कण का द्रव्यमान होता है और यहाँ पर ये जो k होती है वो कण की गतिज ऊर्जा होती है। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के कितने फार्मूले हो गए? एक देखो लैम्डा बराबर, आपको इतना तो याद है ही, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। देखिए भाई लैम्डा बराबर h अपान में p, ये डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। और लैम्डा बराबर p बराबर क्या होता है आपका? mv होता है। और जब गतिज ऊर्जा के पदों में सूत्र ये लिखेंगे तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h अपान में अंडर रूट 2m k, जहाँ m होता है द्रव्यमान, k होती है गतिज ऊर्जा। यही फार्मूला यहाँ पर ये लिखा था लेकिन अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े। भाई आगे परमाणु तथा नाभिक से संबंधित कुछ बातें आपको दी गई हैं। जैसे बोर कक्षा की त्रिज्या जो होती है r समानुपाती n स्क्वायर होता है। हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्तर की ऊर्जा En बराबर RHC अपान में क्या होता है? n स्क्वायर। R जो होता है रेडबर्ग नियतांक होता है, आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। H प्लांक कांस्टेंट होता है। C जो होती है वो 3 × 10⁸ आप लोगों को पता है। N जो होता है वो कक्षा संख्या होती है, कक्षा संख्या होती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य का सूत्र यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति की अगर बात करें तो यहाँ पर ई देखिए इसे उत्पन्न ऊर्जा जो हो जाएगी वो ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए एक बहुत ज़रूरी बात है। क्या बात ज़रूरी है? एक AMU एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। आगे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जो लास्ट आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, और इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें देखिए आप सभी लोगों से अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा, इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आपके एग्जाम में आते नहीं। I बराबर IB प्लस IC होता है। IB जो होती है आधार धारा कहलाती है, B मतलब बेस, और IC जो होती है संग्राहक धारा कहलाती है। उभयनिष्ठ धारा प्रवर्धक में धारा लाभ की बात करें अल्फा बराबर डेल्टा IC बटे में डेल्टा IE होता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में धारा लाभ बीटा बराबर डेल्टा IE बटे में डेल्टा IB होता है। और आप लोगों को इसमें एक रिलेशन भी बताया जाता है, इस रिलेशन को देख लीजिए। यहाँ पर देखिए भाई रिलेशन क्या होता है, यहाँ पर ये समझ लीजिए। बीटा बराबर अल्फा अपान में 1 माइनस अल्फा है कि प्लस अल्फा है, प्लस होगा वैसे। और यहाँ पर देखिए अल्फा बराबर निकालेंगे तो बीटा अपान में 1 प्लस बीटा। मैं बता चुका हूँ अल्फा जो है वो धारा लाभ है, ठीक है, किसमें? उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक में। और बीटा जो है वो क्या है? उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में धारा लाभ है, और ये दोनों में रिलेशन है। तो आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को क्या बताया गया भाई? जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र थे चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर नंबर 14 तक के, उन सारे महत्वपूर्ण सूत्रों से आपको रूबरू कराया गया। ठीक, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम न्यूमेरिकल की क्लास देने वाले हैं, आप सभी को पता है ही है। तो जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।